नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब से ठीक 50 घंटे के बाद साल 2024 शुरू हो रहा है। वो साल जो अगले 5 सालों के लिए देश की राजनीति की दशा दिशा तय करेगा। इसीलिए देश के सियासी मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। दिसंबर की सर्दी में देश की चुनावी सियासत गर्म है। दावों और वादों के बीच कुछ सवाल भी तैर रहे हैं। मसलन जीत की हैट्रिक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आश्वस्त हैं? आखिर वो कौन सा सियासी फॉर्मूला है जिससे बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाली है? आज हम आपको बताएंगे जिस वोट बैंक पर इंडिया अलायंस की नजर है उसके बारे में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी और पक्की खबर है। ठीक उद्घाटन से पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के आंगन में बना ये एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट भर नहीं है, ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां से प्रधानमंत्री मोदी 2024 की सियासी उड़ान को नया आयाम देने वाले हैं। राम मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार इस एयरपोर्ट से बीजेपी ऐसी सियासी उड़ान की तैयारी में है जिसके इर्द गिर्द कोई विरोधी न हो, जहां से मोदी विरोधी पार्टियां बेहद न्यून दिखें। हालांकि ये पीएम मोदी की रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए जीत का एक नया फैक्टर तैयार किया है और ये है डीएम फैक्टर। डीएम मतलब दलित और मुस्लिम। इस बार बीजेपी इन दोनों ही वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ये एयरपोर्ट उसी रणनीति का हिस्सा है। तो यहीं से सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का नया सियासी समीकरण क्या है? कैसे विरोधी वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करने वाली है? मोदी का डीएम फैक्टर कैसे विरोधियों पर भारी पड़ेगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस बार जहां जहां विपक्षी पार्टियों की नजर है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी और पक्की खबर है। मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में करने की मोदी नीति की हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अयोध्या के इस एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी ने कैसे दलितों को साधने की कोशिश की है। तो अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जिसके बाद इस नए एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या वासियों को और पूरे देश भर को दी जाएगी। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। जिस एयरपोर्ट का नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होना था, अब उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यानी कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसका नाम बदल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये तो साफ नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है, चर्चाएं इसको लेकर भी हो रही हैं क्योंकि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, अयोध्या सबके हैं, तो इसीलिए इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस एयरपोर्ट के जरिए दलितों को कैसे सियासी संदेश दिए गए हैं वो समझिए। एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि को दलित समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। वो दलित समुदाय जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समूचे देश में एक अहम फैक्टर है। यूपी में 42 सीटों पर दलित वोट बैंक 20% से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ऐसी 26 सीटें हैं। तमिलनाडु में 21 सीटों पर दलितों का दबदबा है। पंजाब में 13, कर्नाटक में 11, राजस्थान में 10, आंध्र प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 8, बिहार में 6, हरियाणा में 5, महाराष्ट्र में 4 और तेलंगाना में 3 सीटों पर दलित करीब 30% से भी ज्यादा हैं। कुल मिलाकर देश की 173 सीटों पर दलितों का असर है। इनमें से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और इस वोट बैंक की फिक्र हमेशा ही बीजेपी को रही है। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है।
बाबा साहब के बाद दशकों दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है। देश के सबसे बड़े सूबे में दलितों की एकमुश्त रहनुमाई का दावा कर मायावती 4 बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। अब जरा समझिए कि दलितों के वोट पर सियासत करने वाली कौन कौन सी पार्टियां हैं। यूपी में मायावती की बीएसपी है। यूपी में ही चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है। बिहार में पासवान परिवार की 2 पार्टियां हैं। बिहार में ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और महाराष्ट्र में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई है। बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के साथ ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों को ही दलितों के वोट मिलते हैं। कहीं कांग्रेस, कहीं आरजेडी, कहीं जेडीयू, तो कहीं दूसरी पार्टियों को भी दलितों के वोट मिलते आए हैं। लेकिन जब से भगवा सियासत के सेंटर में नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, तब से दलित वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। 2009 में बीजेपी को सिर्फ 12% दलित वोट मिले थे, लेकिन 2014 में ये 24% हो गया और 2019 में 34%। जब 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, तो उसमें उनके दलित सांसद 2014 के मुकाबले 46 से बढ़कर 54 हो गए। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, बीएसपी, एसपी या फिर दूसरी पार्टियों को दलित वोट कम मिले हैं। हालांकि इस बार जब बीजेपी का लक्ष्य 400 के पार जाना है, तो दलितों पर फोकस बढ़ा दिया गया है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी अपने वोट बैंक को विस्तार देने की तैयारी में है। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी का सनातन धर्म में प्रोग्राम की लीलाओं को अंकित करने में, वर्णन करने में बहुत बड़ा योगदान है। पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष डिरेल्ड है और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इन्हें कई बार नकार दिया है। हर बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। 14, 17, 19, 22 और 24 में हम प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। जब बीजेपी ने एयरपोर्ट के जरिए दलित वोट बैंक को साधने का संदेश दिया, तो इसे समझने में विरोधियों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। सरकार नाम से हटकर काम की राजनीति करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार इस सरकार को सद्बुद्धि दे, भाजपा की सरकार को, कि ये जनता के हितों के बारे में सोचे और जनता की सुरक्षा के बारे में सोचे। अब आगे का सवाल यहीं से है कि पीएम मोदी पर दलित समाज का यकीन कितना है। क्या 2019 के मुकाबले ये बढ़ा है या फिर कम हुआ है? ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी में। ये सच्ची श्रद्धांजलि है, वाल्मीकि जी को दी जा रही है और ये कर्म बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा कदम है, इस काम बिल्कुल वो अदा करते हैं। बहुत खुश हैं जो हमारे गुरु के नाम से वो रखा गया, तो हम तो खुश हैं। खुशी का हमें तो बहुत खुशी हुई है, सुन के बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं ये तो ऐतिहासिक बस्ती है, उसके नाम से उसको रखा गया है। दिल्ली की सबसे बड़ा मंदिर है ये, और ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है, जिसका कोई इंतहा नहीं है, और ये बहुत आगे तक चीज बात जाएगी। ये बहुत खुशी है, हमें बहुत अच्छी खुशी है जो हमारे इधर नाम रखा गया है। जाहिर है बीजेपी 34% के समर्थन को बढ़ाकर 50% के पार ले जाने की कोशिश में है, क्योंकि चुनावी राजनीति में अगर नरेंद्र मोदी को नई लकीर खींचनी है, तो उसके लिए उन्हें परंपरागत वोट के साथ साथ दलितों के एक मुश्त समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। देश में एक वोट बैंक ऐसा भी है जो अभी प्रधानमंत्री मोदी से दूर बताया जाता है। 2019 में जब बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली, तब भी उसे मुस्लिम वोट बहुत कम मिले। लेकिन पिछले 5 सालों में मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आई। अब 2024 में जब जीत का टारगेट बड़ा है, तो सिर्फ दलित वोट बैंक पर ही नरेंद्र मोदी की नजर नहीं है। वजह यही है कि बीजेपी ने इस बार मुस्लिम वोटर्स के लिए हाइब्रिड प्लान तैयार किया है। कांग्रेस और उसकी नजर में
ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सबके साथ साथ सबके विकास और विश्वास की बात करने वाले हिंदुस्तान के प्रधान की अपनी सियासी अदा है ये। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की फिक्र के जिक्र का मोदी मार का तरीका है ये। सत्ता की अट्टालिका पर बैठने वाले प्रधान सेवक की ये वो परवाह है जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि लखनऊ में जब बीजेपी की बैठक हुई तो मुस्लिमों से दूरी को पाटने के लिए मोदी नाम का पुल बनाने का फैसला हुआ। लखनऊ में 3 दिनों तक हुई बैठक में यह तय हुआ है कि बीजेपी मुसलमानों के बीच में नए नारे के साथ जाएगी। विश्वास की स्याही से गढ़े ये नारे होंगे, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसके अलावा मुसलमानों को जोड़ने के लिए संवाद करने का फैसला हुआ। ये संवाद शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से होगा। हर लोकसभा सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। नमो मित्र सभी जिलों में नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ कार्यक्रम करेगा। अपने इस अभियान के जरिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी को साधने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके जरिए समूचे देश के मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश है। ऐसे में सवाल है कि इस बार बीजेपी का फोकस मुस्लिमों पर क्यों है? क्या मोदी की गारंटी पर मुस्लिम भरोसा करेंगे? क्या 2024 में मुसलमानों को बीजेपी कबूल होगा? दरअसल ओपिनियन पोल में जबरदस्त वापसी के संकेत के बावजूद मुस्लिमों से जुड़ाव मोदी के डीएम फैक्टर का हिस्सा है। दलित वोट के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुकी बीजेपी नए प्लान के तहत मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए तैयार है। अब जरा समझिए कि मुस्लिम वोट क्यों अहम है बीजेपी के लिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 14.2% आबादी मुस्लिम है। ये देश के करीब 92 लोकसभा सीटों पर असरदार हैं। लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। बीजेपी के वोट बैंक में मुस्लिमों की संख्या भी बेहद कम है। 2014 में मुस्लिमों के 4% अगड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोटरों की तादाद 11% थी। जबकि 2019 में अगड़े मुस्लिम वोटरों की तादाद बढ़कर 7% हो गई, पर ओबीसी मुस्लिम वोट सिर्फ 8% रह गए। 2019 में मुस्लिम वोटर ने क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा यकीन किया। 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसका फायदा दोनों पार्टियों को भी हुआ था और कुल मिलाकर यूपी में 15 सांसद इनके जीते थे, जिनमें सपा के 3 और बसपा के 3 मुस्लिम सांसद मिलाकर 6 सांसद हुए थे। यूं तो इस बार यूपी में मायावती और अखिलेश यादव अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के टारगेट पर मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं दूसरी तरफ भाजपा दलितों के लिए एक अलग प्लान बनाकर रखी हुई है। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए सीएम, डिप्टी सीएम के जरिए उसने पिछड़ों को भी साध लिया है। अब बारी मुसलमानों की है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार मुस्लिमों को भी टारगेट कर रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, जिन्हें पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कई सौगातें दी हैं। मसलन 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज यात्रा के लिए महरम खत्म किया, महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं। ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए बतौर शादी का शगुन देने का फैसला, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला। महिलाओं के नाम पर मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 31.3% मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना में भी मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ।
जाहिर है इसी का जिक्र कर बीजेपी 24 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। हम भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको बहुत सहूलियतें दी, हमारे बच्चों को, हमको गैस सिलेंडर भी हमको दिया, राशन भी हमको हर महीने 2 बार मिलता था। उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया है। राशन तो हम लोग का मोदी के तरफ से मिल रहा है और ये है कि बहुत सुविधा है, जैसे लाइट का है बिल बहुत कम आता है और उनका भी इसीलिए तो हम लोग की तरफ से शुक्रिया तो है ही। हम लोगों की ये सोच है कि 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह जैसे उन्हीं ने काम किया उस तरह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया और लगातार महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है वो सराहनीय। अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिस तरह 3 तलाक खत्म किया गया, जिस तरह से राशन वितरण का काम हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री जी आए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुफ्त राशन योजना के जरिए उन गरीब पसमानदा मुसलमानों को भी पीएम मोदी अपने पाले में करने की तैयारी में हैं, जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं। मौजूदा वक्त में देश में मुस्लिम आबादी करीब 20 करोड़ है, जिसमें पसमानदा मुसलमान करीब 85% हैं, यानी 15 करोड़ से भी ज्यादा। अकेले यूपी में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमानों को अपना वोटर बनाने के लिए तैयार बीजेपी उन्हें कितना कबूल है वो जान लीजिए। मोदी हैं तो सब कुछ है और मोदी जी की सरकार होने से मुसलमान लोगों को इतना फायदा हुआ है। खास तौर से औरतों को ले लीजिए, 3 तलाक को लीजिए। सबसे पहले मैं 3 तलाक को लेके बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मोदी भाईजान को कि उससे औरतें अपने घर से बेघर हो जाती थी, एकदम से तलाक दे दी, शौहर ने छोड़ दिया, ना घर की ना घाट की, वही हिसाब औरतों का होता था। 3 तलाक मिलने से इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट औरतों को मिला है। मोदी जी की सरकार जब से आई है सबसे पहली चीज गुंडागर्दी खत्म हुई है। महिलाएं जो असुरक्षित थीं वो आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं और हर जगह जा पाती हैं, डरी डरी नहीं रहती हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी हैं इस बार और पिछली बार भी और हमेशा ही हम लोग मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितनी योजनाएं उन्होंने हमें दी हैं अभी तक कोई हमें दे नहीं पाया है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों से पीएम मोदी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी यूपी में मुस्लिम वोट पर दावा ठोकती है उसे अब भी यकीन नहीं है कि बीजेपी की नई नीति मुसलमानों को पसंद है। देखिए, इतिहास बताता है इन 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है। मुसलमानों की सिवाय दिल आज़ारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं है। ये क्यों ऐसा जाल फेंक रहे हैं? वो मुसलमान जिसका ईमान मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर है, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को क्या कोई सज़ा दी गई थी? तो ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू कहें। मुस्लिम वोट को लेकर आश्वस्त दिख रही समाजवादी पार्टी 2019 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 73% मुस्लिम वोट ले गई थी। कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले थे, बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि अन्य को 5%। लेकिन इस बार बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को साथ कर मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी या बीएसपी को सिर्फ मुस्लिम पुरुषों का एक बड़ा वोट बैंक मिल पाएगा। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है ताकि इस बार दलित और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए वो 400 प्लस के टारगेट को हासिल कर सके।